अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर की आशंका हो या इकॉनमी में धीमेपन की आहट, भारतीय बाजार एक के बाद एक संकट झेल रहे थे। एफआईआई का मूड खराब था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इकॉनमी का मूड सुधारने की कोशिश की है। अब बाजार में एफआईआई के लौटने का इंतजार है। निवेशक इस बाजार को कैसे समझें और बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान दें जिससे उनका निवेश फायदेमंद रहे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा। अजय जी अपनी खास इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी G2G यानी गुड टू ग्रेट के लिए जाने जाते हैं। इनके पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। ज़्यादातर सिंगापुर में रहने वाले अजय जी कैलिब्रियम कैपिटल, GH विटनी, CLSA और मॉर्गन स्टैनली जैसी संस्थाओं के साथ भी काम कर चुके हैं। बतौर एंटरप्रेन्योर अजय जी फ्लावरिंग ट्री इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और mangotown.in के फाउंडर रहे हैं। mangotown.in इनके दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि ये खास ज़रूरत वाले बच्चों से जुड़ी हुई एक संस्था है। आज हम उनसे इक्विटी इन्वेस्टिंग पर बात करेंगे। अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो ये बताइए कि बनारस से लेकर सिंगापुर तक का आपका सफ़र रहा कैसे? जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर टाइम आप सिंगापुर में बिताते हैं और बीच बीच में भारत आते हैं, तो इस सफ़र के बारे में बताइए। अनुज जी, कलकत्ते में पला बड़ा हूँ, तो प्यार और परिवार तो कलकत्ते में ही है। बनारस में ज्ञान मिला, एजुकेशन मिली, और सिंगापुर में वो सारी चीज़ें देखने को मिली। कई बार मैं कहता हूँ ना, वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। भारत को मैंने भारत के बाहर रह के बहुत बेटर जाना है, बहुत बेहतर समझा है। अच्छा। अब कोशिश ये है कि बनारस को सिंगापुर कैसे लेके जाऊँ, कि मेरी बच्चियों को मैं वो कल्चर कैसे दूँ, और सिंगापुर की जो अच्छाइयाँ हैं वो बनारस या अपने भारत में कैसे लेके आऊँ, कि इंडिया के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा है। सफ़र बहुत मज़ेदार रहा है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपने बात छेड़ी है कि जो इंडिया की प्रॉब्लम्स उन्हें कैसे दूर करूं, कुछ कोशिश की गई है बजट में दूर करने की। पहले उसी से बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे टॉप ऑफ द माइंड वही टॉपिक रहा है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो की पॉइंट्स रहे हैं इस बजट से, वो क्या रहे हैं? देखिए, मेरे लिए अगर आप इकोनॉमी के 4 पहिए होते हैं इकोनॉमी की गाड़ी के, कंजम्पशन, सरकार, गवर्नमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। पिछले 2-3 साल से अगर हम अपने पोर्टफोलियो में देखें, कंजम्पशन कंपनियां, आप देख रहे थे कि रेवेन्यू भी नहीं आ रही थी, प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रही थी। सो 2 चीज़ सरकार ने वाकई बहुत अच्छी करी है। पहला है टैक्स ब्रेक। कमाल की चीज़ है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का टेक्निकली स्टिमुलस है इकोनॉमी को, जो मिडिल क्लास को वाकई ज़रूरत थी। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प कंजम्पशन। वाकई अच्छी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ जो अच्छी लगी है, इसकी जो किसान का क्रेडिट कार्ड होता था, उस पर 3 लाख की लिमिट थी, 4% में के ब्याज में आपको पैसे मिलते थे, वो भी सरकार ने 5 लाख किया है। ठीक है। सो ये 2 स्टिमुलस, मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन का जो पहिया कमज़ोर हो रहा था, वहाँ हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा होने वाला है अगले 24 महीने में। कुछ चीज़ें जहाँ हमें लग रहा है कि थोड़ी और बेहतरी की ज़रूरत है, वो है प्राइवेट कैपेक्स के लिए और क्रेडिट ग्रोथ के लिए। अगर हमारी इकोनॉमी 5 से 6% रियल GDP ग्रो करती है और 5 से 6% हमारा अगर इन्फ्लेशन है, तो 12% लेट्स से हमारा नॉमिनल GDP ग्रोथ है। क्रेडिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10.4 था, नॉमिनल GDP से कम। भारत की इकोनॉमी के लिए ये कम है। वी नीड एटलीस्ट कि अगर GDP 12 है तो 1.5 टाइम्स हमारा क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए। सो वहाँ थोड़ी कमी है। मुझे लग रहा है अगले 18-24 महीने में उसकी भी ज़रूरत है, तो प्राइवेट केपेक्स भी टेक ऑफ करेगा। तो क्या RBI उसमें हेल्प कर सकता है अब जब पॉलिसी? एग्जैक्टली, यहाँ पर RBI की ही ज़रूरत है। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में ये चीज़ नहीं कर सकती। यहाँ RBI को अपनी पहल करनी पड़ेगी कि अब आप क्रेडिट बढ़ाइए। कुछ तो उन्होंने हिंट दिए भी हैं मंडे को, जो उन्होंने किया था लिक्विडिटी वाले मेजर्स में। देखिए, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। इन शॉर्ट, एज एन FII, क्रेडिट ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है भारत को। अब देखिए, अगर कंजम्पशन का इंजन चलना शुरू हो जाता है, तो आज मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे दिख रहा है कंजम्पशन मेरा बढ़ने वाला है, यहाँ पर स्टिमुलस आया है, तो मैं नए कारखाने लगाऊंगा। कारखाने लगाने के लिए मुझे बैंक से लोन चाहिए। सो एवरीथिंग, देन वो एक अच्छी सी वर्चुअस साइकिल शुरू हो सकती है। तो विशेष साइकिल से वर्चुअस साइकिल में बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो इस बाजार की एक पेन तो एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ रही है, क्योंकि उसके बाद बाकी सब तो सिम्टम्स हैं। बिल्कुल। तो FII सेलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिकॉर्ड FII सेलिंग देखी है, काफ़ी हद तक हमने उसको पचाया, लेकिन उसके बाद पिछले 3 महीने में तो रिटेल ने भी ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दिया कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना? तो क्या थोड़ा सा भरोसा लौटेगा FIIs का?
देखिए एफआईआई को आपको लंबे समय में उन्होंने क्या किया वो समझना पड़ेगा। तो अगर आप चार्ट्स दिखाएं, मैं आपको बता दूंगा कि अगर मैं जैसे मैं बहुत सारे हम मित्र हैं एफआई पैसे मैनेज करते हैं, हमारे जो बाहर के फंड है वो यूएस एंडाउमेंट फाउंडेशन हैं। तो सबसे पहला ये चार्ट है, ये है निफ्टी का 20 साल का रिटर्न 31 जनवरी 2005 से 31 जनवरी 2025, 20 साल। निफ्टी ने 14.5% रिटर्न दिया है रुपी में, ठीक है। लेकिन अगर आप अगला ग्राफिक देखें, ये निफ्टी का है, नॉट ये निफ्टी, मैं सिर्फ इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूं। डिविडेंड को अगर वो कर दिस ले इज तो टोटल रिटर्न। ओके, ठीक है। ब्लूमबर्ग का ये जो चार्ट है ये टोटल रिटर्न चार्ट है, ठीक है। हाँ। लेकिन अब आप इसका अगला चार्ट देखेंगे तो वो हमारे रुपए का चार्ट है। हाँ, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था रुपया 40 रुपए का, बिल्कुल। आज 87 रुपए का है, हाँ जी। तो रुपया हो गया है आधा। हाँ, अब अगला चार्ट देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि एफआईआई परेशान क्यों है और क्यों बेच रहा है। ये कंपैरिजन है निफ्टी और एसएनपी का, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार S&P और 500 हमारा बाजार लास्ट 20 साल डॉलर रिटर्न। क्योंकि जो एफआई पैसा डाल रहा है ना डॉलर में डाल रहा है, लाल डॉलर में लाइन लेके जाएगा। S&P की है। जी, अब लाल वाली लाइन एसएनपी की है, सफेद लाइन निफ्टी की है। हाँ, एकदम बराबर रिटर्न है। हाँ, निफ्टी ने किया है 10.74, हमने किया है 10 और एसएनपी ने किया है 10.63। हाँ, हाँ, आप अगर अमेरिका में बैठे हैं, हाँ, आपके लिए भारत एक इमर्जिंग मार्केट है। हाँ। आपसे मैं अगर कहूं कि यार चलो आप यार नाइजीरिया में पैसे डाल दो, आप मुझे क्या कहेंगे? एटलीस्ट डबल रिटर्न मिलेगा तब तो मैं डबल नहीं तो 5-6 पॉइंट तो ज्यादा दो मुझे, हाँ, करेक्ट। अगर बराबर है वो क्यों रिस्क लेगा? क्यों रिस्क ले? 20 साल, करेक्ट। ये निफ्टी के लेवल पे है। हाँ, अब आप कहेंगे कि यार नहीं इतना ठीक है, वहां पर आप साइज में जितना खरीदना है खरीद सकते हैं, जितना बेचना है बेच सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। पहली दिक्कत ये है, अब लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एंड सेम रिटर्न है। हाँ, अब हमने दूसरी जो चीज करी है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया है, करेक्ट। बिल्कुल। मैं भारतीय जब अमेरिका का शेयर खरीदता हूं ना, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। एफआई अब जब इंडिया का शेयर खरीदता है उसको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर मुझे एसएनपी का 10% बनाना है तो मुझे अब इंडिया में बराबर बनाने के लिए 12 बनाना पड़ेगा, टैक्स के बाद 10 होता है। पहली दिक्कत। तो एफआई वो सोचता है। दूसरी चीज एफआई सोचता है कि करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होगी 4%, तो करेंसी डिप्रिसिएशन के लिए मुझे अब 16% तक चाहिए। अब चूंकि आप ही ने कहा कि आपको भी मैं कहूँ अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रीमियम चाहिए, एफआई को कम से कम 4 पॉइंट प्रीमियम चाहिए। एग्रीगेट बाजार के लेवल पे आज के दिन एफआई को आप अगर रुपए में 20 से 22% नहीं बना के देंगे, एसएनपी में वो ज़्यादा पैसे बनाएगा। वाह। सो जितने बड़े फंड्स हैं, एंडाउमेंट हैं, फाउंडेशंस हैं, वो हैं, उनको यही दिक्कत हो रही है। इतनी मेहनत करूं, हवाई जहाज लेके भारत आऊं, रिसर्च करूं, आप कितने पैसे बना के दे रहे हो मुझे? तो नियर टर्म में ये पेन रहने वाली है आपके हिसाब से? देखिए, अगर बाजार करेक्ट होता है या कुछ शेयर जो ग्रेट हो गए हैं, गुड हो जाते हैं, हाँ, तो एफआई सबसे पहले खरीदने आएगा। राइट। आप, मैं सच कह रहा हूं, उन्हें आप ना तो बेवकूफ़ समझे ना ओवर स्मार्ट समझे। बिल्कुल। वो 30-35 साल से यही कर रहे हैं। हमें भी चीज़ें सस्ती मिलेगी, हम भी खरीदेंगे। सबका इवेंचुअली वही ग्रीड एंड फियर है, मतलब बिल्कुल। वो हमारे लिए वो एफआईज हैं, वह है तो वो भी इंसान ही। इंसान, इन्वेस्टर, उनका भी दिल है, उनका भी मस्तिष्क है। हाँ। और मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, बहुत पैसा रोचक सबको चार्ट प्यारा है। है। हाँ, जैसे अब लोग कह रहे हैं यार चाइना में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये एक कंपनी है चाइना की, पिछले 5 साल में हांगकांग का इंडेक्स नहीं, एक बुरी तरह गिरा है। आप देखिए अनुज जी, ऑलमोस्ट 10% डाउन है। मंदी के बाजार में ये शेयर 32% कंपाउंड किया है, 32%। अब ये कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। लग्जरी घड़ियां बेचती है, प्रोमोटर 70% ओन करता है, 100% डिविडेंड दे देता है। जब मैंने खरीदा था 18% डिविडेंड यील्ड थी, वाह। अभी भी 14.5% डिविडेंड यील्ड है। महंगी घड़ियां बेचता है, हर साल घड़ियों के दाम बढ़ते हैं, 10 से 12% टॉप लाइन बढ़ती है, तो आपको बॉन्ड से बेटर रिटर्न मिल रहा है इन एन इक्विटी। कौन सी कंपनी है ये? इसका नाम है ओरिएंटल वॉच, 398 हांगकांग इसका टिकर है, खरीद लीजिए। मैं बाहर LRS में देखिए, मैं इंडियन शेयर के रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता, लेकिन बाहर का मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज मैं कई अपने मित्रों को कहता हूँ कि LRS से कुछ तो बाहर खरीदो। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फिलीपींस का LNT देखें, लार्सन एंड टूब्रो हमारी कंपनी है, फिलीपींस का लार्सन एंड टूब्रो 5 PE मल्टीपल, 13% डिविडेंड यील्ड, 15% हर साल ग्रो करता है, और 2.5% मैनेजमेंट ने बायबैक किया है।
ऐसी ग्रोथ विथ वैल्यू आपको दुनिया में आज मिल रही है, इसलिए थोड़ी बिकवाली होके वहाँ लोग खरीद रहे इंडिया हैं। में भी होंगे ऐसे मौके, वैसा ऐसा नहीं है ढूंढने के बिल्कुल तो। हैं, हाँ। आएंगे। हाँ। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंडिया में जहाँ फाइनली हमें लग रहा है कि इस थोड़ी बिकवाली में कुछ गुड आए हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ, चलिए एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करते हैं, बताइए। क्योंकि हमने शुरुआत बनारस से की थी, आजकल वैसे ही महाकुंभ चल रहा है, तो एक आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है ब्रह्मा विष्णु महेश जी। इसकी बात करते हैं कि इसको आपने कैसे, आप स्पिरिचुअल हैं वैसे काफ़ी? जी, ओके, तो थोड़ा सा इसमें आपने मार्केट में भी इसको वो इंटरवाइन करने की आपने कोशिश की है? पूछा ना बनारस से सिंगापुर, सब लोग टिपिकली बफेट मंगर उन्हीं की बात करते हैं, हमने भी उनका अध्ययन किया है। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हमारी संस्कृति में हैं, जैसे मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक प्रोफेसर थे IIM अहमदाबाद में, डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब रखी है, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। वो किताब आप पढ़ेंगे तो इक्विटी रिसर्च में जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे सूत्रों से पता चलता है। जैसे एक 4 चीज़ें उन्होंने सिखाई थी। एक होता है प्रत्यक्ष, जो चीज़ें आपने देखी हैं। एक होता है अनुमान, एनालिसिस करना। एक होता है प्रमाण, और एक होता है शब्द कि फलाने ने, वो ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसने कह दिया तो अच्छा ही होगा। हम यही करते हैं बाज़ारों में। तो मैं कुछ वही कोशिश करता हूँ कि जो हमारी खुद की लर्निंग है, हमारा जो अध्यात्म है, उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे बच्चों को सिखाएं, बाज़ार में कैसे यूज़ करें। तो वहीं से ये आता है। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको, बताइए जरा। गुड टू ग्रेट। सो देखिए, सॉरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ। ब्रह्मा इज क्रिएशन। किसी भी चीज़ की शुरुआत क्रिएशन से होती है। बिल्कुल। पब्लिक फंड में हम ब्रह्मा में इन्वेस्ट नहीं करते। ब्रह्मा इज वेंचर कैपिटल, कि नई आइडिया, नया सृजन, जिसमें कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी। विष्णु इज ग्रोथ फेज, कि एक प्रोडक्ट मार्केट आपका इस्टेब्लिश हो गया है। जैसे इंडिया आज के दिन विष्णु फेज में है। हमारा पर कैपिटा 2,500-3 हज़ार है, अमेरिका 70,000 है, चाइना से 20-25 हज़ार है। स्ट्रक्चरली हम वहाँ हैं। हर चीज़ का अल्टीमेटली महेश आता है। बिल्कुल राइट, एवरी बिजनेस गोज थ्रू दिस बिजनेस साइकिल। वेस्टर्न में हम इसको एस कर्व बोलते हैं। अच्छा, हम ग्रीन फेज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको मैं विष्णु फेज बोलता हूँ। अब सेम इंडस्ट्री में आप देखिए, मोटरसाइकिल फॉर ग्रीन एग्जांपल। फेज में क्यों, येलो में क्यों नहीं, ताकि? नहीं, मैं पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर हूँ। ओके, ठीक है। सी ब्रह्मा इज रिस्क, कि आपने 100 चीज़ों में पैसा डाला, 5 चीज़ें बड़ी होंगी, 95 खत्म हो जाएंगे। जो प्राइवेट इक्विटी का, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, वो मैं अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में करता हूँ, पर्सनल बैलेंस शीट में। ठीक है। पब्लिक मार्केट में हम green पब्लिक से मार्केट start में हम करेंगे। विष्णु में खेलते हैं। ठीक अब लेट्स टेक, क्या चीज़ आज के दिन नई है इंडिया में? फॉरेन ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार। पहले वही स्लाइड रखते हाँ, हैं, पुरानी स्लाइड, ठीक है। हाँ, फॉरेन ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है। हाँ, 100 सीसी मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा की स्प्लेंडर होती थी, उसका पेनिट्रेशन बहुत हाई है। हाँ, साबुन का पेनिट्रेशन बहुत हाई है। तो वो ऑलरेडी वहां पहुंच गई है। राइट, सो अगर नई इन्वेस्टिंग करनी है, नई इंडस्ट्री ढूंढो। हाँ। डिसरप्शन जो हो रहा है आज के दिन, वो यहाँ हो रहा है। फूड डिलीवरी, यस, एब्सोल्युटली बुल्स आई। तो अब आप अगली स्लाइड देखें कि वेयर इज द डिसरप्शन हैपनिंग इन इंडिया। पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा डिसरप्शन आज के दिन, जो इस कर्व में अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, जनरल ट्रेड जो होता था, जो किराने की दुकान, वो फुल्ली पेनिट्रेटेड है। मॉडर्न ट्रेड स्टिल ग्रोथ में है। ई कॉमर्स वेरी हाई ग्रोथ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अभी क्या हो रहा है, क्विक कॉमर्स। करेक्ट। करेक्ट। अब क्विक कॉमर्स की आप एक चीज समझिए, लेट अस अज्यूम आप साबुन की कंपनी है, या आप तौलिया बनाते हैं, या आप ग्लास बनाते हैं। क्विक कॉमर्स में आपको इतना सा रियल एस्टेट है, आपके फोन की साइज, आप 50 ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं रख सकते। करेक्ट। आप सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट ही दिखा सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। सो एक बड़ी कंपनी से हमारी बात हो रही थी, तो उनके सीईओ ने पूछा कि अजय, क्विक कॉमर्स में कैसे यूटिलाइज करूं? मैंने कहा आप इन सारे क्विक कॉमर्स, चाहे जेप्टो हो, चाहे जो भी हो, उनके पास जाइए, बोलिए मेरी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, अगले 3 साल तक मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट है। सो तरीका है कि पुराने प्रोडक्ट को अगर आप नए ढंग से बेचेंगे, तो आप नया डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी यू हैव टू कैप्चर व्हाट इज इन ब्रह्मा एंड अर्ली विष्णु फेज। सो दैट इज द फिलॉसफी। और महेश फेज में फिर एग्जिट कर जाएं बेसिकली। देखिए महेश में क्या होता है कि दो तरह से, अब ये जो G2G फिलॉसफी है, इसमें 2 चीजें होती हैं। कंपनी गुड से ग्रेट जाती है, जहां आपकी अर्निंग्स बहुत बढ़ती है, आपका वैल्यूएशन भी गुड से ग्रेट जाता है। एशियन पेंट का एग्जांपल लेते हैं।
जब मैंने करियर शुरू किया था एशियन पेंट का मल्टीपल 15 से 20 टाइम होता था, पीक में 80 टाइम चला गया था, राइट। अब 80 अगर 80-100 मल्टीपल हो गया है और आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा कैप्चर हो गया है, तो आप टिपिकली मैच्योर कंपनी हो गए हैं। हम आमतौर पे ऐसे समय में निकल जाते हैं। अच्छा, जो फेज में ग्रेट से गुड बोलता हूँ, इसलिए G2G में G1 है गुड से ग्रेट जाना, 2 है ग्रेट से गुड जाना। सबसे ज़्यादा पैसा हम खोते हैं जब चीज़ें ग्रेट से गुड जाती है, बहुत दर्द होता है। चलिए तो इस पर भी बात कर लेते हैं, जी। इस गुड टू ग्रेट, इसके भी कुछ एक आध एग्जांपल जी। के साथ बात करते हैं जरा। देखिए, तो अभी जो बाजार गिरा है, अगर आप अगर लाल बिंदु देखें, बहुत सारी चीज़ें ग्रेट हो गई थी, चीज़ें महंगी हो गई थी। ये जो मेहम आया है बाजार में, जो बिकवाली मतलब आई ग्रेट है, बिजनेस और ग्रेट वैल्यूएशन। यस, जो ऊपर लाल बिंदु हैं वो है ग्रेट बिजनेस ग्रेट वैल्यूएशन, ओके हरे बिंदु है गुड बिजनेस गुड वैल्यूएशन, ओके, और ये जो ब्लू लाइन है, ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हाँ इसके नीचे की कंपनियां मेरे लायक खरीदने लायक हैं। हाँ लाल बिंदु वाली टिपिकली हम लॉन्ग शॉर्ट फंड में कोशिश करते हैं शॉर्ट करें या उनसे दूर रहें। अच्छा, तो ग्रेट वैल्यूएशन आपका मतलब है कि बहुत महंगी हो गई है। देखिए, तो वैल्यूएशन देखिए, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस। हम क्या करते हैं, 4 भाग में बांटते हैं कंपनियों को। ग्रॉसली ओवर वैल्यूड, जिसको मैं बोलता हूँ पिकासो या वैन गॉग मल्टीपल। अब 100-200 मल्टीपल अगर हो गया है, उसमें आपकी श्रद्धा, आप जितना देना चाहें। हम टिपिकली 50 मल्टीपल के ऊपर अपने पोर्टफोलियो में कोशिश करते हैं चीज़ें न रखें जब तक आपका ग्रोथ भी 50% नहीं है। ग्रॉसली ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ग्रॉसली अंडर वैल्यूड, 4 भाग में बांटते हैं। उसी से हमारा ये जो वैल्यूएशन वाली चीज़ें आ जाती है। कंपनी का लेवल है कि कितनी बड़ी हो गई है, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल है, लीडर है कि नहीं, ये आमतौर पे स्टैंडर्ड है, इसमें मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूएशन में हम बहुत अलग काम करते हैं। तो इस समय आप ये गिरावट से पहले की लाइन है या फिर हाँ, तो गिरावट से पहले के बिंदु ये वाले हैं। अब गिरावट के बाद मैं ब्रॉडली आपको बताता हूँ क्या हुआ होगा। अगर आप एक और स्लाइड करें, ये देखिए, अगर आपने नोटिस किया कुछ बिंदु आए हैं। हाँ, तो मेरा काम यही है, हमारी टीम यही दिन भर यही करती है। ये जो 5000 बिंदु हैं, ये कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं। बट ये कंपनी अभी भी ग्रेट है या नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल, आपने एशियन पेंट्स की बात की। अब बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब एशियन पेंट्स एज अ बिजनेस ग्रेट है या नहीं है? वैल्यूएशन तो दूसरी बात है। चलिए, तो देखिए, 2 साल पहले फरवरी 2023 में बिरला जी ने अनाउंस किया था कि वो 10,000 करोड़ रुपया डालने वाले। बड़ी जो कंपटीशन आई थी, हाँ, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया था। हाँ। तब मार्केट की थिंकिंग क्या थी कि आज तक पेंट्स को कोई नहीं हिला पाया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी थीसिस, जिसका मेरी चर्चा भी हुई थी आपके शायद 2 साल पहले एक वीडियो में, हमारी थीसिस बहुत सिंपल थी। 20,000 करोड़ की फैक्ट्रियां लगी हुई है पेंट में बिफोर बिरला जीज एंट्री। 20,000 करोड़ का आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखिए। 11,000 करोड़ एशियन पेंट का था, ठीक है। अगर बड़ी झील है, एशियन पेंट एक वेल मछली थी, बर्जर पेंट एक समझ लीजिए आप शार्क थी, एक्सो नोबेल एंड सो ऑन 3-4 डॉल्फिन्स थी। 30 साल तक कोऑपरेटिव ओलिगोपोली थी। एशियन पेंट जो करते थे 24 घंटे बाद। पहली बार हुआ है एक बड़ी कंपनी आती है, सीधा 10,000 करोड़ लगाती है, 6 फैक्ट्रियां लगाती है, 155 डिपो लगाती है। सप्लाई आपने 50% बढ़ा दी, डिमांड आपकी 10 से 12% ही बढ़ने वाली है। करेक्ट, समथिंग विल गिव इन। इसी थीसिस पे हमने कहा कि एशियन पेंट कंपनी अच्छी ही रहेगी, वो फिर भी राजा रहेंगे, लेकिन 42% जो उनका मार्केट शेयर है, अगर उनको 42% मार्केट शेयर रखना है, प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। जैसे हमारे मित्र हैं तेजस, उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे को एग्जाम्पल दिया था। जमीन होती है आपकी मार्केट शेयर कंज्यूमर में, फसल होती है आपकी मार्जिन। जमीन अगर मैंने आपकी हड़प कर ली अनुज जी, आप फसल नहीं उगा पाएंगे। कंज्यूमर कंपनी को जमीन रोक के रखनी पड़ती है। मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, मेरी मार्जिन चली जाए, एक बार फसल चली जाए। अगर एशियन पेंट को मार्केट शेयर रखना है, मार्जिन का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कल ही नंबर आए हैं, वही है, टॉप लाइन 6% गिरी है, मार्जिन गिरी है। तो हमारी थीसिस थी कि 55 से 60 रुपया जो एशियन पेंट का ईपीएस है, कि एशियन पेंट्स की टॉप लाइन और बॉटम लाइन गिरेगी, मतलब एक ऐसी कम ग्रो होगी वो सोचा होगा, लेकिन गिरेगी। मतलब तो हमारी थीसिस वही थी कि यार 60 रुपया ईपीएस 3 साल नहीं रहेगा, 60 का गिरेगा फिर वापस आएगा। मुझे लग रहा है 18 से 24 महीने में एक नया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा, मार्केट शेयर एस्टैब्लिश हो जाएंगे, फिर दोबारा ये गुड टू ग्रेट फेज में जाएगी। अभी ग्रेट से गुड जा रही है। हम करते हैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप हमेशा एम्बेसडर कार का जिक्र करते हैं जी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कोडैक मोमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा
आज इसी पुड़िया पे बात हो जाए। कौन सी कंपनी या सेक्टर इस समय उस कोडैक मोमेंट के थ्रू जा रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा विवाद वाला विषय है। इस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके। अभी मैं सिर्फ आपको बता के जाऊंगा कि जो मेरी सोच है, भारत का टोटल आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करीब अनुज जी $250 बिलियन है। ओके। ऑलमोस्ट 7-8% ऑफ जीडीपी। कॉस्ट टू इनकम टिपिकली जिसको हम कहते हैं 50% सैलरीज होती हैं टिपिकली आईटी में। तो अगर 250 बिलियन आपकी टॉप लाइन है, आप $125 बिलियन की आप तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को। तो मैं टिपिकली 2x2 बनाता हूं, आज मैंने 3x3 बनाया है। अच्छा। एक्स एक्सिस है टोटल रेवेन्यू ऑफ आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। मेरे पास जवाब आज नहीं है, मेरे पास सवाल हैं, जवाब 1 महीने में आएंगे। 3 चीज हो सकती है, या तो रेवेन्यू डिक्लाइन करेगी, या फ्लैट रहेगी, या बढ़ेगी। दैट इज द एक्स एक्सिस। टोटल वेजेस जो 100 बिलियन या 125 बिलियन की सैलरी है, जो 30-40 लाख आईटी सर्विसेज के इंजीनियर्स को हम एम्प्लॉय करते हैं आज, वो डिक्लाइन करेगी या फ्लैट रहेगी या ग्रो करेगी अगले 10 साल। तो ये 9 बक्से बन गए। ठीक है। अब बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, आपसे एक सवाल है। अगर $125 बिलियन का हम डॉलर कमा रहे हैं, 30-40 लाख की हमने नौकरियां बनाई हैं, उसका इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? मुझे लग रहा है 5 से 8 टाइम है कम से कम। कि आज बैंगलोर जो बना है, ऑफिसेज लोग ले रहे हैं, चेयर खरीद रहे हैं, कुर्सियां खरीद रहे हैं, ड्राइवर है, गाड़ियां बिक रही हैं, वो मल्टीप्लायर है। अगर एआई के कारण ये जो कोडैक मोमेंट की, आप कोडैक कैसे हुआ था? वर्चस्व था 50 साल का। फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग मशीन, पेपर और फोटो, सब कोडैक का था। 1976 जिस साल मैं पैदा हुआ था, कोडैक में ही डिजिटल कैमरे का इन्वेंशन हुआ था। बट उन्होंने उस पर फिर ध्यान नहीं कुछ नहीं किया। 24 साल बाद कोडैक जीरो हो गई इन 24 मंथ्स। अगर एआई इज दैट डिसरप्टिव, मेरे पास आज उसका जवाब नहीं है, लेकिन 250 बिलियन की रेवेन्यू पे 800 बिलियन का मल्टीप्लायर इफेक्ट है इंडिया में, विच इज 20% ऑफ जीडीपी। अब आप नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। बेस्ट केस इंडिया के सिर्फ ऊपर के 3 बक्से हैं कि हमारी सैलरी ग्रो करनी चाहिए। अगर आईटी सर्विसेज का टोटल एम्प्लॉयमेंट अगर ग्रो नहीं किया, इकोनॉमी के लिए बहुत गड़बड़ हो सकती है। एनीथिंग इन द रेड बॉक्स, जहां लेट्स से टीसीएस है, टीसीएस कहती है कि मेरी रेवेन्यू बढ़ेगी, मैं नए लोगों को नहीं लूंगा अब, तो टीसीएस की मार्जिन बढ़ेगी, टीसीएस का शेयर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। बट स्टॉक्स तो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप देखें तो मैं अब वही मैं आपके कह रहा हूँ, अगले 18 महीने से 24 महीने में एआई में बहुत नौकरियां आएंगी। ओके। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ही करेगा, तो क्या आपको 30-40 लाख लोगों की ज़रूरत है होगी? हाँ। कि 10 लाख लोगों की ज़रूरत है और 5 लाख एआई एजेंट्स की ज़रूरत है? आज मेरे पास उसका जवाब नहीं है, मेरे पास सवाल हैं। लेकिन अगर कोई कोडैक मोमेंट है इंडिया में, यहाँ मुझे रिस्क लगती है स्ट्रक्चरली। सो हमें, आपको, सरकार को, सीईओज को मिलके कुछ करना पड़ेगा। वही मैंने, इसीलिए मैं राज कपूर जी की यहाँ फोटो बनाई है, जो आप लास्ट स्लाइड अगर देखें, हाँ दिखाइए, वो मज़ेदार है। अब एक उनका गाना था ना, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी। तो अभी आप देखिए, हमारी फैक्ट्री की मशीन है जापानी, ठीक है, हमारे एयरक्राफ्ट का इंजन है इंग्लिस्तानी, रोल्स रॉयस का, तेल और हमारा मिग है रूसी, सिर्फ आईटी सर्विसेज है हिंदुस्तानी, मजाक की बात नहीं है। वी नीड मैन्युफैक्चरिंग इंजन। ये तीनों बाकी जो इंजन है ना, वो पहिए हमें चाहिए। आईटी सर्विसेज पे अकेले हम नहीं खड़े रह सकते अगले 10 साल। ओके। दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। इसकी एनालिसिस अगले 1 महीने में आपके बाद में बहुत बढ़िया पुख्ता लेके आऊंगा। चलिए, तो एक काम करेंगे, फिर 1 महीने बाद दोबारा आपसे बात करेंगे जी। और कुछ और टॉपिक बात करेंगे, और एक इस शानदार राज कपूर द शोमैन, द ओरिजिनल शोमैन, इस इमेज के साथ ही इस आज के शो को यहीं एंड करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप आए। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉन्वर्सेशन में, और एंड आई होप कि हम इस कॉन्वर्सेशन को अब रेगुलर बनाएं, ताकि इसी तरीके की थोड़ी सी और चीज़ें निकल के आएँ। तो अब 2 महीने बाद आएंगे आप अगली बार, तो 2 महीने बाद आपसे फिर दोबारा बात बहुत होगी। अच्छी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।